Then we have celiac disease, which is very very important, which is many times asked in the exams, और इसके बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. celiac disease is also known as celiac sprue, gluten sensitive enteropathy, intestinal sprue भी कहते हैं. दिस इज एन इम्यून मीडिएटेड एंटेरोपैथी. अब आपने ये चीज़ भी याद रखनी है, इम्यून मीडिएटेड है, तो आपको इससे ये अंदाज़ा हो जाएगा. तो इसकी ट्रीटमेंट जो है दो तरह से है, या तो क्योंकि ग्लूटीन से होती है तो आप ग्लूटीन को ख़त्म कर दें डाइट में से. सेकंड चीज़ क्या है ट्रीटमेंट में, इम्यूनो सुप्रेशन. इम्यून मीडिएटेड है तो इम्यूनिटी को सुप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है. उसके बाद उन्होंने बताया कि ग्लूटीन किन किन चीज़ों में होता है. वीट, राय, बार्ले, इन जेनेटिकली प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल्स के अंदर, इनके अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है टू डेवलप सीलियक डिजीज़. तो उनको इन सारी चीज़ों के अंदर जहाँ जहाँ भी ग्लूटीन है उनको उससे एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ठीक है. अब पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं, which is very very important. अच्छा, celiac disease is an intestinal immune reaction to gluten, the major storage protein of wheat and similar grains. वीट और इस तरह के जो अनाज वाली चीज़ें हैं ना, इनके अंदर देयर इज़ अ सब यूनिट ऑफ प्रोटीन, उसको हम ग्लूटीन कहते हैं, ठीक है. और वो ग्लूटीन डिफरेंट सेगमेंट डिफरेंट सब यूनिट से मिलकर मज़ीद बना होता है, उसको हम ग्लाइडिन कहते हैं, ठीक है. जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, ये ग्लूटीन है, एक पूरी सम नंबर ऑफ अमाइनो एसिड चेन, और इसका जो एक सब यूनिट है ना उसको हम ग्लाइडिन कहते हैं, ठीक है. तो ये ग्लूटीन इनसेंसिटिविटी होती है, ग्लाइडिन इनसेंसिटिविटी भी कह सकते हैं, ठीक है. ग्लूटीन इज डाइजेस्टेड बाय लिमिनल एंड ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स इनटू अमाइनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स इंक्लूडिंग अ 33 अमाइनो एसिड ग्लाइडिन पेप्टाइड दैट इज रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन बाय गैस्ट्रिक, पैंक्रियाटिक एंड स्मॉल इंटेस्टाइनल प्रोटिएजेस. वो ये कह रहे हैं कि जो ये जो ग्लूटीन है ना, इसको तो हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं स्मॉलर कंपोनेंट्स में, विच इज़ ग्लाइडिन. अब ये जो ग्लाइडिन है ये हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेबल है. नॉर्मली नॉर्मल लोगों के अंदर ये क्या कर देना चाहिए, इसको एक्सक्रीट हो जाना चाहिए, इसको यहाँ पे अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकता हमारी बॉडी के अंदर. इसको डिग्रेड करने वाले एंजाइम नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, इसको इसकी ट्रांसपोर्ट करने वाला चैनल नहीं है, ठीक है. सो हम इसको नहीं, हम नॉर्मल लोगों के अंदर ये नहीं आता. Gliadin is deamidated by tissue transglutaminase and is then able to interact with HLA-DQ2 or DQ8 on antigen-presenting cells and be presented to CD4 positive T cells. अब वो ये कह रहे हैं कि वो लोग जिनके अंदर प्रीडिस्पोजिशन है, जिनके अंदर इसको डिग्रेड करने वाला एंजाइम मौजूद है, जिसके अंदर इसको प्रेजेंट करने वाले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स मौजूद हैं, जिस इंसान के अंदर उन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के रिस्पॉन्ड में जो टी सेल पर्टिकुलरली है, जिसके ऊपर इसी के पर्टिकुलर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, वो हर एक इंसान के अंदर नहीं है. हर एक इंसान के अंदर ये तीनों चीज़ें मौजूद होना ज़रूरी नहीं है. हो सकता है किसी के पास ये इसको डिग्रेड करने वाला एंजाइम हो, बट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ही नहीं है, तो अगला सिलसिला वहीं ख़त्म हो गया, उसको कोई ग्लूटीन इनसेंसिटिविटी नहीं होगी. इसी तरह अगर किसी के पास दो चीज़ें हैं, एक नहीं है, तो ही विल सर्वाइव, ही विल नॉट सफ़र फ्रॉम दिस डिजीज़. बट अगर कोई अनलकी पर्सन, उसके पास ये तीनों चीज़ें हैं और इसके साइटोकाइंस भी हैं, तो वो उसको डेवलप कर लेगा डिजीज़ को, ठीक है. अब देखें हो क्या रहा है, ये ग्लाइडिन है, ये सेल के अंदर आया, ठीक है. सेल के अंदर आके देयर इज एन एंजाइम टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, उसने इसको डीअमाइडेट किया और ये बन गया डीअमाइडेटेड ग्लाइडिन. अभी जो डीअमाइडेटेड ग्लाइडिन है, अब इस पर्सन के अंदर एक स्पेसिफिक जीन है, एक स्पेसिफिक HLA और MHC मॉलिक्यूल है, DQ2 और DQ8, सिर्फ यही वाला है जो इसको प्रेजेंट कर सकता है. अब इसने इसको इनगल्फ किया अपनी सरफेस पे, इसको प्रेजेंट कर दिया थ्रू HLA DQ2 और HLA DQ8. अब अनलकीली इस पर्सन के अंदर इसके इस रिप्रेजेंटेशन जो इसने की है, इसको रिकॉग्नाइज करने वाला टी सेल रिसेप्टर भी है. अब उस टी सेल रिसेप्टर ने इसको रिकॉग्नाइज किया और टी सेल को एक्टिवेट कर दिया. दिस इज हेल्पर टी सेल. अब उसने डिफरेंट केमिकल मीडिएटर्स रिलीज किए, इंटरफेरॉन, गैमा, जिसने जाकर आपकी टी सेल्स को रिक्रूट कराया एपिथेलियम के ऊपर. दीज आर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स. और डिफरेंट चीज़ों को जाके खुद भी डायरेक्ट एपिथेलियम को डैमेज करना शुरू कर दिया. और थर्ड नंबर पे इसने क्या किया, बी सेल्स को एक्टिवेट किया और बी सेल ने बनानी शुरू कर दी एंटीबॉडीज. अब अनलकीली इस पर्सन के पास वो वाले बी सेल रिसेप्टर्स भी हैं जो इस टी सेल को रिकॉग्नाइज कर लेंगे. सो इसने वो वाली एंटीबॉडीज बनाने शुरू कर दी. दोज आर एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस ग्लाइडिन मॉलिक्यूल, एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडीज और एंटी TTG एंटीबॉडीज, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज. ये तीन तरह की एंटीबॉडीज सीलियक डिजीज़ के अंदर बनती हैं. अगर हमने कंफर्म करना हो इस पेशेंट को सीलियक डिजीज़ है या नहीं है, फॉर कंफर्मेशन हम ये एंटीबॉडीज़ कराते हैं. और इनमें से भी जो सबसे सेंसिटिव, सबसे स्पेसिफिक है, वो एंटी एंडोमाइसियम एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है. अच्छा, ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, एक ये भी जाके इसको डैमेज करेंगी. और मोर ओवर दीज आर इंटरल्यूकिन 15 एंड मॉलिकुलर इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स A और NKG2D, वट जो भी इनकी एब्रीवेशंस हैं, दीज मॉलिक्यूल्स ऑल्सो विल स्टार्ट टू डिस्ट्रॉय द एपिथेलियम. एंड यू कैन सी कि अब यहाँ पर ये एपिथेलियम इस नॉर्मल एपिथेलियम की तरह नहीं है. जब नॉर्मल एपिथेलियम नहीं रहेगी तो हाउ विल दिस एपिथेलियम बी एब्जॉर्ब अदर न्यूट्रिएंट्स.
नहीं करेगी एब्जॉर्ब, तो पेशेंट को क्या होगा, फैट की मैल एब्जॉर्प्शन होगी, प्रोटीन की भी होगी, विटामिन की भी होगी और मिनरल्स की भी होगी, और कार्बोहाइड्रेट तो वो वैसे ही नहीं ले पा रहा ड्यू टू दिस एलर्जी। ठीक है, सो इसकी वजह से पेशेंट मैल एब्जॉर्प्टिव हो जाता है, उसको मैल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम कहते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और वैसे आपने ये डायग्राम से ही करना है, डायग्राम अगर आप कर लेते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, ये टेक्स्ट आप छोड़ भी दें, डायग्राम के कैप्शन के अंदर बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है इसकी। ठीक है, अच्छा ये इस बुक का पुराना एडिशन है, इसमें नहीं लिखी हुई, मेरे पास जो बुक है ना उसके अंदर लिखी हुई है। सो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, वैसे मैंने आपको समझा दिया है। सो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने रिप्रेजेंट किया। दीज टी सेल्स इन लैमिना प्रोप्रिया प्रोड्यूस साइटोकाइंस दैट लाइकली कंट्रीब्यूट टू द टिश्यू डैमेज एंड कैरेक्टरिस्टिक म्यूकोजल हिस्टोपैथोलॉजी दैट वी विल be looking at after a few minutes. An antibody response follows after this initial tissue damage. Antibody response आएगा. This includes production of antibodies against tissue transglutaminase, deamidated gliadin, and perhaps as a result of cross-reactive epitopes, एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडीज। एंडोमाइसियल एंटीबॉडीज क्यों बन रही हैं, वो जो प्रोटीन्स है ना इन इस पूरे मैकेनिज्म की, जैसे टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज है, हो सकता है इसका स्ट्रक्चरल आपके एंडोमाइसियम से रिजेंबल करता हो, सो दैट्स वाई वो क्रॉस उस रिजेंबलेंस की वजह से एंटीमाइसियल एंटीबॉडीज भी बन जाती हैं, विच कैन बी डायग्नोस्टिकली यूजफुल, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव और स्पेसिफिक है फॉर सीलियक डिजीज। They may also be used to monitor disease at titers typically fall after 3 to 6 months of gluten-free diet. अगर आपने प्रोग्नोसिस चेक करना है, आपने पेशेंट को ग्लूटेन फ्री डाइट दी, उसने एहतियात की, आपने 3 से 6 माह बाद चेक किया तो इन एंटीबॉडीज़ के लेवल फॉल कर जाएंगे। लेकिन अगर पेशेंट ने एहतियात नहीं की तो फिर फॉल नहीं करेंगे, तो आपको पता चलेगा इसकी डाइट में कहीं ना कहीं अभी भी ये ग्लूटेन ले रहा है। ठीक है, however whether these antibodies contribute to celiac disease pathogenesis or are merely markers of immune activation remains controversial। यानी जो एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडीज है इनका सीलियक डिजीज में कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये क्रॉस रिएक्शन की वजह से बनी है, बट डायग्नोस्टिकली दे आर वेरी हेल्पफुल। In addition to CD4 positive T cells, there is an accumulation of CD8 positive T cells that are not specific for gliadin, लेकिन ये आपके टिश्यू डैमेज में रोल प्ले करेंगी। It is thought that deamidated gliadin peptides induce epithelial cells to produce interleukin 15, which in turn triggers activation and proliferation of cytotoxic CD8 positive intraepithelial lymphocytes T cells। बेसिकली वो साइटोटॉक्सिक बन जाएंगे, वो आपके एपिथेलियल सेल्स को किल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, that have been induced by various stressors to express surface MICA. This molecule is recognized by another receptor on cytotoxic T cells, और ये सारे आपस में मिलकर उधर डैमेज कॉज करें। The damage caused by these immune mechanisms may increase the movement of gliadin peptides across epithelium, जिससे further aggravation हो जाएगी इस साइकिल की, और पेशेंट को बड़ा सीवियर किस्म का डायरिया और malnutrition होती है, malabsorption होती है। While nearly all individuals eat grain and are exposed to gluten and gliadin, most do not develop celiac disease. So वो वाले लोग जिनके पास ये वाली पर्टिकुलर HLA प्रोटीन्स हैं, ठीक है, और HLA-DQ2 एंड HLA-DQ8, उनमें ये डिजीज डेवलप होगी। एंड देयर इज ऑल्सो एन एसोसिएशन ऑफ सीलियक डिजीज विद अदर इम्यून डिजीजेज, लाइक अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ है, थायरोडाइटिस है, शोगरान सिंड्रोम है, उन लोगों के अंदर उनको ऑलरेडी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो उनके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी है टू डेवलप अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स लाइक सीलियक डिजीज। सो ये इसकी पैथोजेनेसिस थी, सिंपल वेरी कंसाइज डायग्राम से बहुत अच्छी एक्सप्लेन हो जाती है। मॉर्फोलॉजी इसकी देखें तो हमें मॉर्फोलॉजी क्या नजर आएगी, काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है, बट आपने मेन 2-4 बातें याद रखनी है। आपको क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया मिलेगा और विलस एट्रोफी मिलेगी, एंड इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइटोसिस, क्योंकि टी सेल्स आ रहे हैं तो लिम्फोसाइटोसिस मिलेगी, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया मिलेगा और विलस एट्रोफी। ठीक है, ये पिछली डायग्राम के अंदर देखें तो आपको दिखाया भी हुआ है कि क्रिप्ट जो है वो इलोंगेट हो जाएगा और विलाए जो है वो छोटे होते जाएंगे। अच्छा, पहले जो नॉर्मल अपीयरेंस होती है ना इंटेस्टाइन की, वो ऐसे होती है कि ये नॉर्मल म्यूकोजा है, ये विलाए है, और ये क्रिप्ट आता है, फिर ये विलाया आता है, और ये इस तरह से ना नॉर्मल अपीयरेंस होती है हेल्दी म्यूकोजा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। बट इस डिजीज़ के अंदर क्या होता है, वो क्या कैसी एपिथेलियम बन जाती है कि जो विलाए हैं वो ऐसे रह जाते हैं और क्रिप्ट इतना डीप चला जाता है। ठीक है, ये विलाए होगा और ये क्रिप्ट होगा, सो इसमें उल्टा हो जाता है, क्रिप्ट का हाइपरप्लेजिया हो जाता है, उसमें माइटोसिस बढ़ जाएगी, उसकी इलॉन्गेशन हो जाएगी, वहाँ लिम्फोसाइट्स नजर आएंगे, और विलस की जो है वो क्या हो गई है, एट्रोफी हो गई है। और आपको स्मॉल इंटेस्टाइन को ग्रॉसली देखेंगे ना तो वो इतनी विलस नजर नहीं आएगी, थोड़ी स्मूथ सी नजर आएगी कि उसमें जो ब्रश बॉर्डर था ना वो कम हो गया है। यू कैन सी ग्रॉसली एज वेल। ठीक है, सो ये आपने हिस्टोपैथोलॉजी पे ये 3 चीज़ें तो लाजमी याद रखनी है। उसके बाद जो इन्होंने बताया हुआ है कि इसके अलावा अदर फीचर्स में क्या है कि आपको प्लाज्मा सेल्स नजर आएंगे, मास्ट सेल्स, यूसिनोफिल्स, स्पेशली विद इन द अपर पार्ट ऑफ लैमिना प्रोपरिया। ठीक है, जो विलस एट्रोफी और इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइटोसिस इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, वो और वायरल एंट्राइटिस डिजीज़ में भी हो सकती है, बट आपने साथ साथ जो है वो हिस्टोलॉजिकल और सीरोलॉजिकल फाइंडिंग्स यानी आपको सिनेरियो के अंदर साथ में
एंटी जी टीटीजी और एंटी जो है एंडोमाइसियल एंटीबॉडीज़ भी बताई होंगी सीलियक डिजीज़ के लिए हर चीज़, क्योंकि मैंने आपको बताया डायग्नोसिस कंफर्म हम एंटीबॉडी से करते हैं, सिर्फ हिस्टोलॉजी की बेस पर कंफर्म नहीं करते। क्लिनिकल फीचर्स हमने पढ़ लिए हैं। एक ही बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है यहाँ पर कि इसकी जिस पेशेंट को सीलियक डिजीज़ होती है ना, उसको एक स्किन मैनिफेस्टेशन भी होती है, उसको हम कहते हैं डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। इसके अंदर प्रूरेटिक ब्लिस्टरिंग स्किन लीजन बनती है, इचिंग होती है, उसके ऊपर पेन होती है, ब्लिस्टर्स टाइप बन जाते हैं, ठीक है। और लिम्फोसिटिक गैस्ट्राइटिस और लिम्फोसिटिक कोलाइटिस यानी लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक की इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है इन पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और वाइवा के अंदर भी पूछ सकते हैं कि स्किन मैनिफेस्टेशन क्या है। बाकी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सीलियक डिजीज़ की हिस्टोलॉजी कैसी नज़र आएगी, ये जो है ये आपको दिखाया हुआ है कि किस तरह से विलाय लॉस्ट हो गए हैं, नॉर्मल जो विलस लॉन्ग लॉन्ग नज़र आने थे वो नहीं नज़र आ रहे और बहुत ही नैरो हो गए हैं। क्रिप्स को अगर आप देखें तो वो कितने हाइपर प्लास्टिक ये क्रिप्स नज़र आ रहे हैं, सो वो कितने ब्लूइश और हाइपर प्लास्टिक और लिम्फोसिटिक नज़र आ रहे हैं। बी वाली डायग्राम के अंदर आपको सरफेस एपिथेलियम की इन्फिल्ट्रेशन दिखाई हुई है बाय ये टी लिम्फोसाइट्स हैं, और बीच में जो हैं वो आपको दिखाए हुए हैं जो ये ई वाले हैं पेल स्टेनिंग एपिथेलियल न्यूक्लियाई, ठीक है। ये आपके न्यूक्लियाई हैं एपिथेलियल सेल्स के और ये टी सेल्स बीच में उनके आए हुए हैं। तो ये सीलियक डिजीज़ की हिस्टोलॉजिकल डायग्राम है, ठीक है। सो इस तरह से ये हमारे पास ये आपकी सीलियक डिजीज़ जो है वो कंप्लीट हो गई है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है कि सीलियक डिजीज़ के एसोसिएटेड एक कैंसर भी है, वो भी याद रखना है एमसीक्यू के लिए, एंटेरोपैथी एसोसिएटेड टी सेल लिम्फोमा। उनके अंदर इन पेशेंट्स के अंदर एक रिस्क होता है टू डेवलप दिस काइंड ऑफ कैंसर एंड स्मॉल इंटेस्टाइनल एडिनोकार्सिनोमा। ये दो ट्यूमर्स के नाम याद रखने हैं, ठीक है। इन पेशेंट्स के अंदर स्ट्रिक्ट ग्लूटेन फ्री डाइट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये बार बार अवॉइड नहीं करेंगे ग्लूटीन को, बार बार इन्फ्लेमेशन होगी, बार बार सीलियक डिजीज़ से वो प्रेजेंट करेंगे, तो वहाँ पर वो ट्यूमर जो है वो डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि ये चीज़ क्रोनिक है, ठीक है। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद है जी इन्वायरमेंटल इंटायरेक्ट डिसफंक्शन, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया भी नहीं है। लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है ये भी बिल्कुल सीलियक डिजीज़ की तरह है, वो ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, ये लैक्टोज से होता है। लैक्टोज इज अ कार्बोहाइड्रेट डाइसेक्राइड है। इसमें क्या होता है कि लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम हमारी बॉडी में ना विद एज जो है वो कम होता जाता है और कुछ लोगों में कंजेनिटली ही डेफिशिएंट होता है। सो उन पेशेंट्स के अंदर होता है, उनके अंदर कंजेनिटल लैक्टेज डेफिशिएंसी होती है, एक्वायर्ड लैक्टेज डेफिशिएंसी होती है कि जिनके अंदर कोई म्यूटेशन हुई और वो एंजाइम जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। सो उस केस में फिर ये पेशेंट अगर लैक्टोज वाली डाइट लेंगे तो वही सारा कुछ होगा जो सीलियक वाले में, वाटरी फ्रॉदी स्टूल्स के साथ प्रेजेंट करेंगे, बहुत सीवियर डायरिया होगा और मिल्क इंजेक्शन के बाद जो है वो ये सिनेरियो में आपको दिया होगा कि मिल्क के बाद एग्रीवेट करता है, तो यू हैव टू नोट कि लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकती है। ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया भी सिलेबस में नहीं है। माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस जो है ये क्या होता है, इसके अंदर भी इसकी मतलब ऐसी टर्म्स ना ऑप्शंस के अंदर आ जाती हैं। अगर आपको ये टॉपिक वैसे नहीं भी आएगा, ऑप्शंस के अंदर आ जाती हैं और आपको जब पता नहीं ना होता वो टर्म क्या है तो फिर आप दो ऑप्शंस के दरमियान कंफ्यूज होते हैं। तो अगर सिर्फ इतना इसलिए पढ़ लेना कि आपको थोड़ी सी नो हाउ हो जाए ताकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करते हुए इतनी प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ उस मकसद से मैं जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ा रही होती है ना, उसका मकसद यही होता है, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं सिलेबस से हट के आपको पढ़ाऊँ। सो माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस में दो एंटिटीज आती हैं, दो तरह के कोलाइटिस आते हैं, दो टाइप्स हैं इसकी, कोलेजनस कोलाइटिस एंड लिम्फोसिटिक कोलाइटिस। कोलेजनस कोलाइटिस क्या होता है कि जिसमें सब एपिथेलियल जो एपिथेलियम के नीचे सब म्यूकोजा है या लैमिना प्रोपिया है उसके अंदर कोलेजन की लेयर बहुत ज़्यादा हो जाती है, डेंस हो जाती है, ठीक है। इंक्रीज नंबर ऑफ इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइट्स एंड मिक्स इन्फ्लेमेटरी इनफिल्ट्रेट विद इन द लैमिना प्रोपिया। सो दो चीज़ें हैं लैमिना प्रोपिया के अंदर, ये तीन कह लें, कोलेजन फाइबर्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, लिम्फोसाइट्स हैं और मिक्स इन्फ्लेमेटरी इनफिल्ट्रेट है, ये तीन चीज़ें होंगी तो हम उसको कोलेजनस कोलाइटिस कहेंगे और ये कोलोन की वॉल के अंदर हो रहा है। और लिम्फोसिटिक कोलाइटिस होता है इसके अंदर भी कोलेजन की लेयर होती है लेकिन वो नॉर्मल थिकनेस की होती है, वो उतनी एग्जैजरेटेड नहीं होती जितनी कोलेजनस में होती है, और बाकी इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइट्स इसमें ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से हम इसको लिम्फोसिटिक कोलाइटिस कहते हैं। बस इसमें आपने इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। इसका पेशेंट भी क्रोनिक नॉन ब्लडी वाटरी डायरिया के साथ आएगा और ये भी एक आपको कहें कि इनबॉर्न डिफेक्ट है या म्यूटेशन की वजह से उनकी हाइपर प्रोलिफरेशन होने लग जाती है और वो पेशेंट इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जी ये आपको सारी उन्होंने समरी दी हुई है। दिस वाज ऑल अबाउट योर मैल एब्जॉर्प्टिव डायरिया। अब हम इन्फेक्शस रिलेटेड जो डायरियाज है ना उनको डिस्कस करेंगे इन्फेक्शंस की वजह से। उसमें आपने क्या करना है कि ये जो सारा टेक्स्ट है ना इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा जो टेक्स्ट है आपने जस्ट ये टेबल कर लेना है। ये टेबल अभी मैं आपको करवा देती हूँ, ये कर लेंगे तो आपका जो है वो हो जाएगा ये पूरा टॉपिक इन्फेक्शस एंटेरोकोलाइटिस वाला, ठीक।